यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया एक और नए सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं जिसके टॉप पे एक बंदा होता है और हम नीचे की साइड देखते हैं जहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं, डिमोनिक चू, तुमने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को बुली किया है और भी बहुत सारे गलत काम तुमने किए हैं। क्या तुमने कभी सोचा भी था कि तुम्हारा लाइफ एक माउंटेन की चोटी पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, वो भी चिल्लाते हुए कहती है, डिमोनिक चू, तुमने मेरे सिस्टर को सेड्यूस किया है जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ खो दी, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर एक बुढ़ा कहता है कि हमने तुम्हारा पूरे 3 सालों तक पीछा किया है और अब जाके तुम हमारे हाथ लगे हो। अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। मैं अपने उस डिसाइपल का बदला आज तुमसे जरूर लूंगा। और हम देखते हैं जो डिमोनिक चू होता है वो उन सभी की बातें आराम से सुन रहा होता है और उसका जो स्वord होता है वो पूरी तरह से खून में भीगा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कोई डिमोनिक चू को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, डिमोनिक चू। जिसे सुनने के बाद जो डिमोनिक चू होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि हवा में उड़ते हुए कह रही होती है, बस देखो तुम कैसे हालत में आ चुके हो, क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। और ये सुनने के बाद जो डिमोनिक चू होता है वो तो एकदम पूरी तरह से इविल की तरह हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि क्या कहा तुमने, रिग्रेट? मैं चूसियो जिसने 100 सालों से भी कम कल्टीवेट किया है और अपनी पूरी लाइफ में बस फाइट ही करता रहा हूँ। इन सभी लोगों में से सिर्फ मुझे छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें हिम्मत हो खुद को इनविंसिबल या फिर अनडिफीटेड कहने की। मेरा जो सिर्फ एक लौता रिग्रेट है वो कम वक्त है, ये कम समय है। और ये सुनने के बाद वो जो व्हाइट बालों वाली लड़की होती है वो डीमंचू से कहती है, अगर हम सभी ने अभी तुम्हें 1000 सालों के लिए फ्री छोड़ दिया तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो सके। फिर वो अपने अटैक रेडी करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा नहीं है तो तुम अब हमें ब्लेम मत करना हमारी क्रुएलिटी के लिए। फिर वो अपना अटैक डीमंचू के ऊपर कर देती है और सभी लोगों से कहती है कि जाओ सभी लोग और इसकी जान ले लो। ये जैसे ही डीमंचू सुनता है वो अपने हाथों को यूज करती है, कोई स्किल यूज करने लगता है और उसके बाद फिर वो जैसे वो उस स्किल को यूज करता है वहां से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से डीमंचू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और उनमें से एक ब्लू वाला बंदा कहता है, अरे नहीं, वो अपना बैकअप प्लान यूज करने जा रहा है, जल्दी से जाके उसे रोको। फिर वो सभी के सभी अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को कंबाइन करके डीमंचू के ऊपर मारने वाले होते हैं, जिस अटैक का नाम होता है डिवाइन इमेज क्रॉस द हेवन 3000 वर्ल्ड। वो अटैक सीधा जाके डीमंचू को रखता है जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो डीमंचू होता है वो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है और सभी से चिल्लाते हुए कहता है, ब्रेकेबल इमोर्टल वाला क्वेश्चन था जिसकी वजह से एम्परर को भी रिग्रेट था लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो डीमंचू होता है वो अपने स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा जोर से ग्राउंड के ऊपर मारता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और अंत में वो हारा जाता है। हम देखते हैं डीमंचू के सेल्फ डिस्ट्रॉय की वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है, डीमंचू ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया। और ये सुनने के बाद जो वो एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुढ़ा होता है वो कहता है, अगर वो टियान यून लॉन्ग सिटी में जाता मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए तो वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस वॉरियर बन जाता। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। लेकिन तभी जो डीमंचू होता है वो हम सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों ने क्या सोचा कि मैं डीमंचू ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर हम अगले सीन में टाइसो होली ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बताते हैं टाइसो होली ग्राउंड्स में टोटल 18 स्पिरिचुअल माउंटेन्स है, जिनमें से टियानसियान, यूनसियान, टियानजियान माउंटेन्स के जो मास्टर है वो सब के सब हाई सेंट लेवल कल्टीवेटर्स है, जबकि जो बाकी के 14 माउंटेन्स के मास्टर है वो सब के सब लो सेंट लेवल कल्टीवेटर्स है। फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम यूनसियान माउंटेन की एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे एक घर में बहुत ही ज्यादा तेजी से एक रेड लाइट जाता है, जहाँ पे हम क्लोज सीनियर डिसाइपल्स की एक जगह को देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हुए हमें कहता है, मैं डीमंचू अब वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखते वो उठ के बैठ जाता है और वो कहता है, मैं डीमंचू ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मैंने आज की रिसोरेशन के लिए 3781 प्लान्स को प्रिपेयर किया था और 1201 रिसोरेशन मेथड्स में डीमंचू इतने ज्यादा प्लान करने के बाद आखिरकार इस तरह कैसे मर सकता था। फिर वो उठ के चारों तरफ देखने लगता है और वो फिर कहता है, तो ये जगह तो टाइसो होली ग्राउंड है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत में यहाँ आना ही लिखा था। तभी हम देखते हैं उसके सामने विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है होस्ट का जो रिवाइवल है वो डिटेक्ट हो चुका है, जो सिस्टम है वो खुद को अब अपडेट कर
कर रहा है। फिर हम देखते हुए जैसे ये अपडेट हो जाता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन आते हैं जिनमें से वो उसको एक चूज़ करना होता है। पहले वाले ऑप्शन में विलेन का रोल होता है जिसको चूज़ करके अगर वो इविल काम करता तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिवार्ड मिलता। और जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है हिडन विलेन का, जिसमें लिखा हुआ होता है सिंस आप पहले एक बार मर चुके हो जिसकी वजह से आपने अपने खुद को रिफ्लेक्टेड कर दिया है। आपको अपने आप को लो लेवल कर रख के अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कोई भी इविल काम करने से पहले। हम देखते हैं जो डिमेंचू होते हैं वो सोचते हुए अपने मन में कहता है मैंने अपनी पिछले लाइफ में विलेन चूज किया था जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे इविल काम किया था और जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता था, लेकिन मैं जहाँ भी जाता था सभी लोग मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करते थे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता था। तो फिर चलो इस बार हिडन विलेन चूज करते हैं। फिर हम देखते हुए एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है मैं अपने आप को सीक्रेटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता रहूंगा और एक दिन इस दुनिया के सामने आ जाऊंगा। तो बताओ ये है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान। फिर वो अपने आप को बहुत सारी लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा मजे करते हुए इमेजिन करता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आप को होली सन भी बना सकता हूँ। और फिर ये सब सोचने के बाद जो डिमंचू होता है वो हिडन विलेन को फाइनली चूज कर लेता है। फिर जैसे वो चूज करता है जो सिस्टम होता है वो उसको लोडिंग करने लगता है और फिर उसका लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद जो हमारा डिमंचू होता है वो सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से मेरा प्रोफाइल ओपन करो। और फिर वो अपने मन में कहता है तो फिर चलो देखते हैं आखिर में इस बार किसके बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हो। फिर हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं जिसमें पहले हम आइडेंटिटी को देखते हैं जिसमें होता है यूनसिया माउंटेन का क्लोज्ड सीनियर डिसिपल होता है और उसका जो कल्टीवेशन होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से यूजलेस है। इस बॉडी का जो टैलेंट होता है वो 17 होता है जो कि नॉर्मल बंदे जितना होता है और इस बॉडी का जो कल्टीवेशन टेक्निक होता है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिए होते हैं क्योंकि जो डिमंचू का सोल होता है वो इस बॉडी के ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल किया होता है। इस बॉडी का जो लक होता है वो -18 में होता है जो कि ब्लैक में होता है और ब्रेक थ्रू पॉइंट पूरी तरह से 0 होता है। और इस बॉडी का जो कॉम्बैट अप्राइजल होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो बॉडी है वो एक स्पिरिचुअल चिकन से थोड़ा सा ही स्ट्रांग है। और इस बॉडी के प्रोफाइल को देखने के बाद जो हमारा डिमंचू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने मन में कहता है बॉडी का जो टैलेंट है वो तो ब्लैक में है और मेरा जो टैलेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ये सब छोड़ो यहाँ तक कि ये तो एकदम चिकन से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला। इसकी बहन का पकौड़ा मारो, आखिर मेरे आने से पहले इस बॉडी के ओरिजिनल बंदे ने यहाँ पे कर क्या रहा था। फिर हमें इस बॉडी का स्टोरी बताते हुए कहता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल बंदा था वो आज से 10 दिन पहले टियानजियन माउंटेन की डिसेबल के साथ डुअल किया था, वो भी जेलिसी की वजह से। और इसका जो रीजन था वो एक लड़की थी। जो इस बॉडी का ओरिजिनल बंदा था वो सिर्फ एक ही मूव में एरिना में हार गया और इसका जो कल्टीवेशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और ये सभी चीजें जानने के बाद जो डिमंचू होता है वो कहता है कि अरे नहीं, आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा गरीब था, इसीलिए बोलते हैं कि लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। फिर जो डिमंचू होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि तुम मेरे टूल गए थे तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला लूंगा और इस बॉडी को मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमंचू होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये बॉडी तो पूरी तरह से यूजलेस है, ना कोई इसके पास कोई टैलेंट है और ना ही कुछ। लेकिन हम तभी हम देखते हैं वो फिर से एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है लेकिन अच्छी चीज ये है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनसिया माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि बैठे हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं तुमने सुना कि जो माउंटेन मास्टर है वो 3 दिन पहले ही डिमंचू को हंट करके आ गए हैं। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि जो डिमंचू था वो पूरी तरह से मर चुका है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है। फिर हम देखते हैं वही बंदा फिर से कहता है डिमंचू भले ही अपने लोगों के बीच में इनविंसिबल होगा लेकिन वो सिर्फ एक लो सेंट लेवल बंदा था। तो फिर वो आखिरकार कैसे इतने सारे हाई सेंट लेवल कल्टीवेटर के बीच से एस्केप करके भाग सकता था। उसके जैसा है कि इविल इंसान ऐसे ही मौत मरना चाहिए था। और हम देखते हैं डिमंचू को जो कि एक पेड़ के पीछे से छुप के उन सभी की बातें सुन रहा होता है और वो अपने मन में कहता है तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि तुम लोगों के पीछे भी हूँ। अगर मैं तुम सभी को अभी बीट नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं स्मार्ट हूँ। फिर जो डिमंचू होता है वो पेड़ के पीछे से खांसते हुए उन सभी लोगों के सामने आता है जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो डिमंचू को ही देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं सीनियर चो तो ये आप हो। फिर हम देखते हैं सभी के सभी बंदे डिमंचू को ग्रीट करते हुए उससे कहता है क्या अब आप ठीक हो चुके हो। और ये सुनने के बाद जो डिमंचू होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कि हाँ मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। फिर जो डिमंचू होता है वो सीटियां मारते हुए वहां से जाने लगता है और फिर हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं वो डिमंचू को देखते हुए कहते हैं सीनियर चो। डिमंचू का नाम बहुत ही ज्यादा सेम सेम नहीं लगता
है और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है क्या सीनियर चू और डीमन चू के बीच में सीक्रेटली कोई कनेक्शन है। और ये सुनने के बाद जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है सच में बहुत ही ज्यादा सोचे जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी होता तो जो सीनियर चू है उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। और ये सुनने के बाद वो सभी बंदे कहने लगते हैं कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो डीमंचू होता है वो एक जगह पे आया हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ये तो उसके मास्टर का जगह है। इसका मास्टर कहने से मतलब है कि इस बॉडी के अंदर जो पहले बंदा था उसका मास्टर। जो डीमंचू होता है वो दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका डिसाइपल आपसे मिलने के लिए आया है। फिर हम देखते हैं उसका जो मास्टर होता है वो उसको अंदर बुला लेता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। को देखते हैं जो कि चूसे कहती है 10 दिन पहले तुम फाइट के दौरान घायल हो चुके थे और अब तुम मेरे पास आए हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में मदद करूं? और ये सुनने के बाद जो डीमंचू होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज मास्टर आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है हमारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है लेकिन फिर भी तुम्हें फाइटिंग करना पसंद है तो इसीलिए तुम डिजर्व करती हो तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होना। मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती तो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो डीमंचू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मास्टर क्या आपको सच में पता नहीं है कि आखिरकार मेरा कल्टीवेशन इतना ज्यादा लो क्यों है? आखिरकार मैं कैसे बिना किसी रिसोर्सेज के स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? आप सभी के सभी रिसोर्सेज मेरे जूनियर्स को दे देती है तो इस तरह आखिरकार मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा? आप मुझे बताइए आखिरकार मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा इस तरह। डीमंचू की ये सभी बातें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि बस अब बहुत हुआ, तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है और तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो अपने कल्टीवेशन में, लेकिन फिर भी तुम सारे के सारे ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। आखिर ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। फिर जो डीमंचू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है कि कहीं इन सभी चीजों का रीजन ये तो नहीं कि मेरा नाम और डीमंचू का नाम सेम है इसीलिए आप मुझे कोई भी रिसोर्सेस नहीं देती हो, आप अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही हो, ये तो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गौरव से उसकी तरफ देखती है और फिर वो हमारे डीमंचू की तरफ आते हुए कहती है मैंने अपना गुस्सा कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं उतारा है, यहाँ तक कि जब मैं वापस आ रही थी तब मैं तुम्हारे गाँव को ठीक करने के लिए मेडिसिन भी ढूंढ रही थी ताकि तुम अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू कर सको। फिर जो डीमंचू होता है वो उनसे कहता है कि नहीं 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 मास्टर आपको तो अभी इसी वक्त मेरा हेल्प करना होगा। ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या था? फिर जो डीमंचू होता है वो कहता है मैंने सुना है कि मास्टर आप हेवनली फ्रेगनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को पोसेस करती हो, मैं आपके साथ डुअल कल्टीवेट करता हो तो सिर्फ मेरा जख्म ही ठीक नहीं होगा बल्कि जो मेरा टैलेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है कि आखिरकार तुमने अभी अभी क्या कहा? फिर जो डीमंचू होता है वो कहता है कि मास्टर मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज मेरे साथ डुअल कल्टीवेट कर लीजिए। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा लाल पीली होने लगती है और फिर वो कहती है कि तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, क्या तुम्हें मरना है? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ही जगह पे आके मेरे ही सामने मुझे ह्यूमिलेट करने की? फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने अटैक को रेडी करते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे टेंडेंस को काट डालूंगी और तुम्हें इस माउंटेन से आज मैं एक्सपेल कर दूंगी। फिर हम देखते हैं जो डीमंचू होता है वो अपने मुंह पे उंगली रखते हुए सी करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो उनके मास्टर का अटैक होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और हम देखते हैं वो उसका जो पैर होता है वो भी लड़खड़ाने लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है। ये देखने के बाद वो जो होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होती हुई अपने मन में कहती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं अपना हाई सेंट लेवल कल्टीवेशन को अनलिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर हम देखते जो डीमंचू होता है वो एक इविल से स्माइल करते हुए अपने मास्टर की ओर बढ़ते जा रहा होता है और उनसे कहता है प्लीज मास्टर मुझे अपने साथ डुअल कल्टीवेट करने दीजिए। और ये सुनने के बाद जो उनकी मास्टर होती है वो कहती है गद्दार डिसाइपल कहीं के, आखिरकार तुम अपने मास्टर के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन जो डीमंचू होता है वो आगे आगे धीरे बढ़ते ही जा रहा होता है और वो उनसे कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे ये करने दीजिए, मुझे आपकी लेसन्स की जरूरत है। लेकिन जो उसकी मास्टर होती है वो फिर से कहती है कि तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो अपने मास्टर के साथ? फिर वो अपने मन में कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं अभी अपने किसी भी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रही हूँ। हम डीमंचू को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के बहुत ही ज्यादा करीब होता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने क्या किया, यही आप पूछ रही हो ना? कि ऑफ कोर्स मैंने आपके कल्टीवेशन को सील कर दिया है। फिर जो डीमंचू होता है वो अपने मास्टर के फेस को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है जिस दिन मेरे पीछे 10 से भी ज्यादा सेंट्स पड़े हुए थे उस दिन मैंने हेवनली वेपिंग शमशेरा सील को यूज करना सीख लिया था और यही वो ट्रेजर है जो कि मुझे सिस्टम द्वारा मिला है। हम उस आइटम की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इस आइटम का जो ग्रेड होता है वो गॉडली होता है और इस आइटम को किसी भी फीमेल कल्टीवेटर्स के ऊपर कभी भी किसी टाइम भी यूज किया जा सकता था, वो भी बहुत ही
ही ज्यादा साइलेंटली तरीके से। जब तक मेरे पास ये है, इस दुनिया के किसी भी फीमेल कल्टीवेटर्स को मैं अपने उंगलियों पे नचा सकता हूँ और उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। फिर जो चू होता है वो अपने मास्टर से कहता है, आप 1000 सालों से भी ज्यादा ओल्ड हो, लेकिन फिर भी आपकी जो स्किन है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और चूंकि ये बातें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो शर्माते हुए उससे कहती है, गद्दार डिसेबल कहीं के, तुम अपने मास्टर को इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनने के बाद जो चू होता है वो हंसते हुए अपने मास्टर से कहता है, फिर जल्दी कीजिए और अपने इस डिसेबल को मार दीजिए मास्टर, आप हमेशा ही भोंकती रहती हो लेकिन कभी काटती नहीं हो। फिर वो अपने मास्टर के कानों के पास जाता है और उनसे कहता है, मास्टर, अगर मैं हेवनली स्वॉर्ड पीक के मास्टर लू सुई को इसके बारे में बता देता हूँ कि आपने अपना कल्टीवेशन खो दिया है, तो फिर क्या सोचती हो आप कि वो क्या करेगी? बहुत समय पहले आपने उसके फादर को एक ही स्वॉर्ड की अटैक में मार दिया था, तो फिर वो आखिरकार कैसे ऐसे मौके पे अपने फादर के किलर का बदला नहीं लेगी? ये बात जैसे इसकी मास्टर सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी भी तरह से उस लूसियो को इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकती, नहीं तो वो डेफिनेटली मुझे मार देगी, वो जाहिल औरत, नली का कीड़ा कहीं की। फिर हम देखते हो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से कहती है, गद्दार डिसाइपल कहीं के, तुम हेवनली मार्शल अर्थ ट्रेजर या फिर कल्टीवेशन रिसोर्सेस, ये मास्टर तुम्हें हर चीज वो दे देगी, चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए, जब तक कि तुम। वो जैसे ही इतना कहती है कि तभी जो चू होता है वो उनके कंधों को जोर से पकड़ लेता है और उनको दीवार से लगाते हुए उनसे कहता है, ना 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 ना, मुझे तो इन सभी चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो आपका डिसाइपल है ये तो बस चाहता है कि वो आपके साथ डुएल कल्टीवेट करे। ये बात वो जैसे ही सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शर्माते हुए चू से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है और तुम इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन जो चू होता है वो तो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता है और वो आगे ही बढ़ते जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, ये ग्रेट सेंट क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग हाई सेंट है, तो आखिरकार मैं कैसे तुम जैसे एक चीटी के सामने इस तरह खुद को सबमिट कर सकती हूँ? और उनको ऐसे देखने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है, मेरा ना आपके साथ ना ही ताइसु होली ग्राउंड के साथ कोई भी लफड़ा था, लेकिन फिर भी आपने पुल शूट में पार्टिसिपेट किया मुझे मारने के लिए। फिर जो चू होता है वो अपने मास्टर से कहता है, तो मास्टर, अब आपको पता चला कि डर क्या होता है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो एक येलो कलर की बुक जैसी चीज को अपने मास्टर के सामने लाता है और उनसे कहता है, मास्टर, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये जो आपका डिसाइपल है उसके पास एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसलिए आप इसे एक बार देख लीजिए। फिर जो चू की मास्टर होती है वो उस एंशिएंट कल्टीवेशन बुक को देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिर इस गद्दार डिसाइपल को इतना ज्यादा गॉडली टेक्निक कहाँ से मिल गया? ये जो टेक्निक है ये तो हेवनली डाओ के ट्रेसेस को भी होल्ड करती है, ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। फिर जैसे ही चू की मास्टर उसे पढ़ लेती है तो जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे बताओ आखिरकार ये कैसा था? फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो अपनी मास्टर को नीचे गिरा लेता है, फिर उनसे कहता है, मास्टर, अब आप अपने आप को मुझे सौंप दीजिए। और ये सुनने के बाद जो उनकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनसे कहती है, गद्दार डिसाइपल कहीं के। हम देखते जो चू होता है वो अपना रॉकेट उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ से फिर गप्पा गप्पा स्टार्ट हो जाते हैं। हम देखते सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, जो होस्ट है वो एक्चुअली गद्दार डिसेबल बन गया है अपने मास्टर के साथ गप करने की वजह से, तो इसलिए जो होस्ट है वो अब कोई विलेन से कम नहीं है, तो इसलिए जो होस्ट है उसको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट एज ए रिवार्ड के तौर पे मिलता है, जो कि मास्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से भीग चुकी होती है वो सब करने की वजह से। लेकिन जो चू होता है वो अभी भी नहीं रुकता है और उनके साथ लगातार करते ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलते ही जा रहा होता है। फिर हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम चू और उसकी मास्टर को देखते हैं। हम देखते हैं जो चू होता है उसने अपने मास्टर के साथ डुएल कल्टीवेट कर लिया होता है और उसके बाद वो अपने सारे कपड़े पहन लेता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, जो होस्ट है वो अब एक 9th फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच चुका है और जो होस्ट की हीलिंग है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हम देखते हैं जो चू होता है वो जाने से पहले अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी चीजों के लिए, तो फिर ठीक है अब हम बाद में मिलते हैं। लेकिन जो उसकी मास्टर होती है वो उससे कहती है, गद्दार डिसेबल कहीं के, मैंने पहले ही तुम्हें सभी चीजें दे दी है जो तुम चाहते थे, तो क्या अब तुम मेरे ऊपर से मेरा सील को हटा सकते हो? और अपनी मास्टर की ये बातें सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है, बिल्कुल भी नहीं मास्टर, मैं आपके ऊपर से ये सील नहीं हटाने वाला, और वहां से जाने लगता है। जिसे देखने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहती है, तुम गद्दार डिसेबल कहीं के, क्या तुम अपने इस मास्टर को मारना चाहते हो? और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो उनसे कहता है, मास्टर, अगर आप ये नहीं चाहती कि लोगों को इसके बारे में पता
पता चले कि आपका जो कल्टीवेशन है वो सील हो चुका है, तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप इसे अच्छे से हाइड करके रखें। फिर वो अपने पास से एक बॉल जैसे चीज को निकालते हुए अपने मास्टर से कहता है, आपको इस इमेज ट्रेनिंग क्रिस्टल के यूज के बारे में पता होगा, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा, तुमने एक्चुअली में रिट्रेंटेड इमेजेस कर लिया है। और अपने मास्टर को इतने ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो चू होते हैं वो उनको शांत करवाते हुए उनसे कहता है, आपको इतने ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। मैंने तो बस ये इसीलिए किया है ताकि आप कुछ करने के बारे में सोचे भी ना। फिर जो चू होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मास्टर से कहता है, हमारी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आप अपने सील को हटाने के बारे में सोचिएगा भी मत। तक कि अगर आप पूरे टियन क्वीन कॉन्टिनेंट पे भी जाके किसी से भी हटाने की कोशिश भी करेंगी तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि आपके सील को हटा सके सिवाय आपके डिसाइपल के। आपका ये डिसाइपल ही है जो कि आपके सील को हटा सकता है जब तक कि खुद हेवनली एम्परर रीइंकार्नेशन होकर आपके सील को हटाने ना आ जाए। हालांकि आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में कोई भी हेवनली एम्परर नहीं है, तो अगर आपका ये डिसाइपल मरता है तो आपको अपनी पूरी लाइफ एक मोटल की तरह ही गुजारना होगा जब तक कि आप बूढ़ी होकर मर नहीं जाती। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप एक ट्राई करके देख सकती हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो डर के मारे कांपने ही लगती है। फिर जो चू होता है वो जाने से पहले फिर से अपने मास्टर से कहता है, और हाँ मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये डिसाइपल मारा जाता है तो जो इमेज कैप्चर्ड है इमेज रिट्रेनिंग क्रिस्टल में वो सभी जगहों पे फैल जाएगी और उस समय टियांग क्वेंग कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर वो सभी लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांप रही होती है और वो फिर चू से कहती है, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं कि तुम कभी भी एक अच्छी मौत नहीं मरोगे। जैसे ही वहां से चू चला जाता है तो जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आखिरकार इसके जैसा एक चींटी जिसने अभी तक यहाँ तक कि डाओ स्टेज रीलम में कदम भी नहीं रखा है, वो कैसे इस ग्रेट पर्सन, इस ग्रेट हाई लेवल सेंट को सील कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चू को देखते हैं जो कि आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कौन सोच सकता है कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जाऊंगा और रात के तब आऊंगा जब चांद मेरे सिर के ऊपर होगी। मास्टर की हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं 9th फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक इतना जल्दी जा पाया। मुझे अब अगली बार के लिए वेट करना होगा जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू करके लून है बाउंड्री में नहीं चला जाता। वो सोचते हुए कहते हैं कि अगर लून है बाउंड्री एक वाटर बकेट है तो जो फाउंडेशन बिल्डिंग है वो लकड़ियों को इकट्ठा करने की प्रोसेस है। जितना ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन होगा उतना ही ज्यादा ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर लून है बाउंड्री होगा। मैं अपने पिछले लाइफ में फेल हो गया था क्योंकि मैंने अपने पिछले लाइफ में फाउंडेशन बिल्डिंग बाउंड्री को स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से मैं जब भी कल्टीवेशन करता था तो मेरा जो फाउंडेशन था वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता था। तो इसलिए मैं इस बार फोर्सफुली अपने फाउंडेशन को रीबिल्ड करूंगा और जितना ज्यादा बेस्ट फाउंडेशन पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा बेस्ट फाउंडेशन इस बार बनाऊंगा। मैं इसको पता होगा कि मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज को कैनियन के अंदर छुपा के रखा है, वो भी बहुत सालों पहले। तो क्या वो अभी भी वहाँ पे होगा? लेकिन अगर वो वहाँ पे होगा भी तो मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? ताइसू होली ग्राउंड से वो जगह तो बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे एक शॉप होता है जो कि फास्ट बोट का शॉप होता है और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने मन में हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक माउंटेन को देखते हैं जिसके अंदर एक केव होता है और फिर हम वहाँ पे चू को देखते हैं जो कि उसी बोट पे उड़ते हुए आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उस केव के अंदर चला जाता है और हम फिर देखते हैं पत्थरों के बीच में एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसके पास चू उतर जाता है और फिर वो मन में कहता है जो फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज है वो जरूर से ही यहाँ पे होनी चाहिए थी क्योंकि मैं यहीं पे उसे छुपाया था। हम देखते हुए एक बड़े से पत्थर के पास जाते हैं और फिर अपने उंगली में बाइट करके ब्लड निकलने लगता है और फिर उस पत्थर के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ करता है। जैसे ही वो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा निकलने लगता है और फिर हम देखते हैं जो चू होते हैं वो साइड साइड से पत्थरों को हटाने लगता है। फिर हम देखते हैं पत्थरों के बीच में एक चेस्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारे और भी रिसोर्सेस होते हैं जिसे देखने के बाद जो चू होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए कहता है जो फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेस है वो अभी भी यहाँ पे है, अब तुम सभी बस वेट करो, मैं चूसियू बहुत ही ज्यादा जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो फिर से रीस्टोर कर लूंगा। फिर तभी चू को पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं तुम कचरे चू कहीं के, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे फिर से यहाँ पे मिल जाऊंगा। देखो देखो सभी लोग यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो यूजलेस चू है, मुझे तो लगा था ये तो अभी तक मर गया होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगा वो भी 10 दिनों बाद। देखने से ऐसा लग रहा है कि यूनसिया माउंटेन की मास्टर ने तेरे जैसे सीनियर डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया है, तुम्हें तो मेडिसिन और यहाँ तक कि ट्रेजर भी दे दिया है तुम्हारे यूनाई को ठीक करने
करने के लिए। और इस बंदे का नाम होता है जैंगमिंग। हम चू को देखते हैं जो कि उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है कि वही बंदा है जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया था और मेरे कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था आज से 10 दिन पहले। ये नाली का कीड़ा, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये मेरे सामने आ गया, वो भी तब जब इसने मेरे कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे मेरे कल्टीवेशन को रीस्टार्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो बोट के ऊपर बैठता है और वहां से जाते हुए उस बंदे से कहता है, मैं अपना हिसाब चुकता तुमसे बाद में करूंगा, आज से 10 दिन बाद हम फिर से फाइट करेंगे एरिना के अंदर। और चूंकि ये सही बातें सुनने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो कहता है, आखिरकार अभी अभी इसने क्या कहा, क्या मैंने जो सुना वो अभी सही था। हम देखते हैं जो जैंग के 2 कुत्ते होते हैं वो चू की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, वो कह रहा है कि वो फिर से आपका एरिना में वेट करेगा। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है, इसके जैसा एक कचरा फिर से सीनियर जैंग को चैलेंज करेगा। स्टार्टिंग में हम जैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपने एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम होता है वॉइस अक्रॉस 1000 ली। और ये ली वर्ड है जो कि चाइनीज में यूज किया जाता है एज ए माइल और किलोमीटर की तरह। और हम देखते हैं जैंगमिंग उस स्किल को यूज करते हुए सभी लोगों को ये बता देता है कि उन दोनों का मैच फिर से होने जा रहा है। फिर वो हमारे चू से कहता है, तुम कचरे चू कहीं कि मैंने 10 दिन पहले तुम्हारे लाइफ को छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ यूनसिया माउंटेन के मास्टर की वजह से, जबकि तुम अपने मौत को खुद ही दावत दे रहे हो और मुझे चैलेंज कर रहे हो आज से 10 दिन बाद एरिना के अंदर। तो फिर मेरे एक्शंस की वजह से तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, चू तो सच में पागल हो गया है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जैंगमिंग को फिर से एरिना में चैलेंज करने की। जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, मुझे तो लगा था कि जो चू है उसका साइकिलिक से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, आखिरकार उसने कैसे जैंगमिंग को चैलेंज कर दिया जो कि पहले से ही फाइनल स्टेज में है साइकिलिक सी के। सभी को 10 दिन बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चू को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर की जगह पे आ गया होता है और हम देखते हैं वो अपनी मास्टर की जगह पे जाते हुए कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी मास्टर की जगह पे है वो तो बहुत ही ज्यादा डेंस है, तो इसलिए आज रात को मैं यहीं पे रह के कल्टिवेट करूंगा। मुझे आशा है कि मास्टर इसके लिए बुरा नहीं मानेगी। जो मेरा है वो इवेंचुअली मेरा ही बन जाता है और जो मास्टर है वो मेरी है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी सारी चीजें भी मेरी है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो अंदर जाते हुए कहता है, हेलो मास्टर, आपका डिसाइपल आ गया है आपको फिर से देखने के लिए। जो की मास्टर होती है वो चू को वहां पर देखने के बाद उससे कहती है, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, आखिर अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वो भी इतने ज्यादा रात को, आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, आखिर मास्टर आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। जो चू की मास्टर होती है वो कहती है, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, तुम फिर से अपने पागलपंती वाली चीज करने की हिम्मत भी मत करना। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर के पास जाता है और उनके फेस को पकड़ते हुए उनसे कहता है, मेरे पास तो कुछ पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है मास्टर, क्या आप उसे देखना चाहोगी। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो एक तिलिस्मान को निकाल के उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा रेड कलर के तिलिस्मान निकलने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उस फॉर्मेशन को बाहर की तरफ भेज देता है और हम देखते हैं वो तिलिस्मान चारों तरफ जाके उस जगह को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो चू की मास्टर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है और वो फिर कहती है, ये फॉर्मेशन तो प्रोमोडियल फॉर्मेशन वेज की लेगेसी है। और ये सुनने के बाद जो चू होते हैं वो एक स्माइल करते हुए अपनी मास्टर से कहता है, आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा तेज है मास्टर, क्या आप इस फॉर्मेशन को लेना चाहती हो, लेकिन बदले में आपको भी मुझे कुछ देना होगा। ये सुनने के बाद जो चू की मास्टर होती है वो शर्माते हुए चू से कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो कहता है, वेल अगर ये बात है फिर तो मैं यहाँ पे शांति से कल्टीवेट कर पाऊंगा। देखते जो चू होता है वो अपने पास से फ्रूट को निकालते हुए अपनी मास्टर से कहते हैं, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा भूखी होगी अभी, क्यों मैंने सही कहा ना, क्योंकि आप एक मॉडल बन गई हो तो इसलिए आपको अभी भूख लग रहा होगा, तो इसलिए ये लीजिए फ्रूट और इसे खा लीजिए। फिर जो चू की मास्टर होती है वो चू से कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, मैं तुम्हें एक दिन जरूर से ही मार दूंगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर के पिछवाड़े पे एक जोरों का चाटा लगाता है जिसकी वजह से जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सीधा नीचे जाके गिरती है। और अपनी मास्टर को डॉगी पोज में देखने के बाद जो चू होता है वो वहां से जाते हुए अपनी मास्टर से कहते हैं, मास्टर अब तो फिर से नोटी हो रही हो। मास्टर मैंने रेयर प्लेस के चारों तरफ एक किलिंग फॉर्मेशन सेटअप किया है, तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे वहां पे डिस्टर्ब करने ना आए। आपका ये जो डिसाइपल है उसको आपकी अभी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप मर गए तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा सैड हो जाऊंगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मैं एक दिन तुम्हारे बॉडी के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के। सीन शिफ्ट होता है और हम रेयर प्लेस को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं चू को जो कि आराम से बैठा हुआ होता
होता है। देखते ही वो एक येलो कलर के फ्रूट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में देख रहा होता है। फ्रूट का जो ग्रेड होता है वो डिवाइन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। और ये जो फ्रूट है वो फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेजर्स में से एक है। अगर कोई मोटल बंदा इस फ्रूट को खा ले तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो सीधा 1000 साल हो जाएगा। ये जो फ्रूट है वो तियानको डिमोनिक एबिस में ग्रो होता है, और सिर्फ 3 ही फ्रूट को ग्रो होने के लिए 10,000 साल लग जाते हैं। एक बार होली ग्राउंड के मास्टर ने 3 स्काई क्लास और 2 डिवाइन क्लास टेक्निक्स को बेच के इस फ्रूट को खरीदा था। वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी डिसाइपल के फाउंडेशन को सबसे ज्यादा बेस्ट बना सके। और ये सभी चीजें उस फ्रूट के बारे में पढ़ने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है डार्लिंग गॉडली फाउंडेशन फॉर्मिंग टेक्निक के साथ, जो कि हेवन एंड अर्थ को भी पार कर सकती है, और इस फ्रूट के कॉम्बिनेशन के साथ और सिस्टम के असिस्टेंस के साथ इस टियन क्वेंग कॉन्टिनेंट में मेरे से ज्यादा बेटर फाउंडेशन आखिरकार किसके पास ही होगा। देखते जो चू होता है वो उस फ्रूट को अपने हाथों में लेता है और फिर उस फ्रूट से एक बाइट लेता है, और हम फिर देखते हैं वो फ्रूट जैसे उसके पेट में जाता है तो उसका पूरा का पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो उस बुक को ओपन कर लेता है जिसमें डार्लिंग टेक्निक होता है। उसके बाद वो वहीं पे बैठ के आराम से कल्टीवेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 8 स्टेज पे आ गया है, जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 6th स्टेज पे आ गया है, जो होस्ट का कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होकर 3rd स्टेज पे आ गया है। फिर आखिरी में एक लास्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट है वो अब एक मोटल बन चुका है। फिर जैसे ही जो मोटल बन जाता है वो अपनी आंखों को खोलता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप अभी ब्रेक थ्रू करना चाहते हो या नहीं, और ये देखने के बाद जो चू होता है वो सिस्टम से कहता है कि हाँ मैं अभी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो सिस्टम है उसने डिटेक्ट किया है कि जो होस्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि डाओ जिंग है। जो आपका ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो अब इंक्रीज कर दिया गया है। आपको पर साइकिल ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 महीने लगेंगे। अगर आपको इसी टाइम ब्रेक थ्रू करना है तो आपको पर साइकिल के लिए 100 पॉइंट देना होगा। और फिर क्या था जो चू है ये सुनने के बाद सभी के सभी पॉइंट ब्रेक थ्रू करने के लिए दे देता है। देखते हैं फिर वो लगातार ब्रेक थ्रू करते ही जा रहा होता है। वो सीधे 2nd स्टेज फिर 3rd स्टेज और फिर लास्ट में 9th स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो जैसे ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है। हम देखते हैं वो अपने आंखें खोल के अपने मन में कहता है सभी लोग बिलीव करते हैं कि जो 9 नंबर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नंबर है, और बिना किसी डाउट के उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि ब्रेक थ्रू करना है सभी चीजें नहीं होती है। ऊपर से नीचे आने में बहुत ही ज्यादा ग्रेट ट्रिक्स होता है, यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ का, लेकिन जो उसका रिवार्ड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम चू को देखते हैं जो कि पूरी तरह से येलो कलर की एनर्जी से कवर किया होता है, और हम फिर देखते हैं वो अपनी आंखें खोलता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है, और फिर वो ब्रेक थ्रू करता है जिसकी वजह से उसके घर के बाहर हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बवंडर ही आ गया होता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है होस्ट ने फाइनली फाउंडेशन स्टेज के 10th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होने में 10 महीने लगेंगे, और अगर आपको अभी ब्रेक थ्रू करना है तो आपको 1000 पॉइंट देना होगा, लेकिन आपके पास अभी 0 पॉइंट है। और अपने ब्रेक थ्रू की वजह से जो हमारा चू होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वाह मैंने आखिरकार कर दिखाया। और हम फिर बहुत ही ज्यादा दूर से उस बवंडर को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पे होता है, और हम देखते हैं टिएनजिंग पीक का सीन जहाँ पे एक लड़की उसी बवंडर को देख रही होती है। हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि गौर से उस बवंडर की ओर देखती है और फिर अपने मन में कहती है क्या ही पावरफुल स्पिरिचुअल व्हील पुल है, क्या उस कमबख्त कुत्ते क्यों मिंगडाइन ने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये टिएनजियन पीक की मास्टर है जिनका नाम लू सुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चू को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है, उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा येलो कलर की कोई चीज होती है, और वो फिर अपने मन में कहता है जो मेरे फ्लैश और स्पिरिट की कंडेंसन है वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। आज मैं अपने एक्सट्रीम फाउंडेशन से अपने चेन को ब्रेक थ्रू करूंगा, अपने सी ऑफ कॉन्सिनेंस में जाऊंगा और एक अनपैरेलल फाउंडेशन को फोर्ज करूंगा। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि जो होस्ट है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाला है, वो भी अपने सी ऑफ कॉन्सिनेंस के 10 फाउंडेशन स्टेज में। और ये सुनने की बाद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है अगर मैं सोचूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था मैकेनिज्म के रिवॉर्ड को ट्रिगर करना। तो फिर ठीक है चलो फिर देखते हैं आखिरकार मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर हम देखते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस
से येलो कलर की एनर्जी के पास जाने लगता है और फिर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच मारता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। ये देखने के बाद जो चू होता है वो तो एकदम सदमे में ही चला जाता है। वो कहता है अरे इसकी माँ का ये क्या हो गया, मुझे प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होस्ट के साथ मर्ज हो रहा है। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो मर्जिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और ये देखने के बाद जो चू होता है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो तो यहाँ तक कि सिस्टम को गालियां देते हुए कहता है तेरी माँ का साकिना का साले, आखिरकार ये तूने क्या कर दिया। हम देखते हैं जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है और फिर वो कहता है अरे नहीं, मैंने पहले ही अपने कल्टीवेशन के लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया है और अब तो मेरे पास एक प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तुम बड़वे सिस्टम कहीं के, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, अब मैं आखिरकार कैसे कल्टीवेट करूंगा। हम देखते सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन के एडवांटेजेस है वो ये है कि ये मैनकाइंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई भी अगर सेम स्टेज पे होगा तो आप उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन यहाँ तक कि अगर आप पूरे होली ग्राउंड को भी खाली कर देते हो तो आपका सिर्फ थोड़ा सा ही लेवल बढ़ेगा। यहाँ तक कि जो आपका कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव होना भी बंद हो सकता है। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो आज के समय में प्रीमोडियल स्केट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से यूजलेस है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो तो पूरी तरह से उदासी हो गया होता है और बैठ के फिर वो सिस्टम के नोटिफिकेशन को पढ़ने लगता है। हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो उसको चेयर कर रहा होता है और उसमें लिखा हुआ होता है आप इससे हार मत मानिए होस्ट, अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो क्या हो गया, आप चोरी कर लीजिए, आप सभी लोगों को लूट डालिए, आप मारते जाइए सभी लोगों को जब तक कि आपका सभी एनिमी मर नहीं जाता। सिस्टम को भरोसा है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिन पूरी तरह से डेवलप कर लोगे अगर आप अपने रिसोर्सेज को ब्रेक थ्रू पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो। फिर जो चू होता है वो कहता है कि किसको पता कि मुझे फ्यूचर में कितना ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट की जरूरत होगी और आखिरकार मुझे कितना ज्यादा रिसोर्सेज को ब्रेक थ्रू पॉइंट के लिए एक्सचेंज करना होगा। फिर जो चू होता है वो अपने प्रोफाइल को खोलता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट का एप्टीट्यूड है वो 317 है जो कि हेवनली है और बाकी सब वही सब चीजें लिखा हुआ होता है, आप सभी लोग पढ़ भी सकते हो। फिर हम देखते हैं चू को जो कि एक क्लीनिंग स्पेल को कास्ट करता है जिसकी वजह से उसका जो कपड़ा होता है वो पूरी तरह से चमकने लगता है और वो कहता है मैं पहले ही अब इसके साथ मर्ज हो चुका हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने कल्टीवेशन के साथ ही जाना होगा। फिर हम देखते जो चू होता है वो एक ईविल से स्मेल करते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मेरे पास मेरी मास्टर है। फिर हम देखते हैं चू वहाँ से बाहर निकल के जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रंट कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम चू के मास्टर को देखते हैं जो कि मजे से बैठ के कुछ खा रही होती है। देखते हुए बहुत ही ज्यादा मजे से उस फ्रूट को खा रही होती है लेकिन तभी कोई कहता है कि क्या ये डिलीशियस है, जिसे सुनने के बाद वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। फिर जब वो सामने की ओर देखती है कि आखिरकार ये किसने बोला था तो वो सामने की ओर देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि चू को देख के इतने ज्यादा गुस्सा हो गई थी। हम देखते हैं वो चू से कहती है कि तुम गद्दार डिसाइपल, आखिरकार ये तुम हो। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो अपने मास्टर के बहुत ही ज्यादा पास चला जाता है और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए उनसे कहता है मास्टर आपके बिना तो ऐसा फील होता है जैसे कि कई सीजन बीत गए हो। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उनकी बॉडी को सूंघने लगता है। फिर उनसे कहता है मास्टर आखिरकार आपको नहाए हुए कितने दिन हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है उनका तो फेस ही उतर जाता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से चू को कहती है इसीलिए है क्योंकि तुमने रेयर कोड को ले लिया था, रेयर कोड को छोड़ के ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं शावर ले सकूं अगर मैं चाहूँ तब भी। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो अपने मास्टर के हाथों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है तो ये आपकी डिसाइपल का गलती है, अगर ऐसा कैसे तो फिर चलिए मैं आपको पर्सनली आपके बाद तक आपको सर्व करता हूँ। हम देखते हैं जो चू होता है वो अपने मास्टर के हाथ पकड़ के वहाँ से उनको ले जाने लगता है जिसे देखने के बाद जो उनकी मास्टर होती है वो चू से कहती है तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो। और ये सुनने के बाद जो चू होता है वो उनसे कहता है फिक्र मत कीजिए मास्टर, जो आपका ये डिसाइपल है वो आपको डिसलाइक नहीं करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेयर कोड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों आगे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उनको लिटा के वो उनके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है जैसा कि हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपेक्टेड था, आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, यहाँ तक कि इतने दिन तक सावर ना लेने के बाद भी है। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उससे कहती है तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के, अगर तुम ये क्या सब कह रहे हो। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो उनके हाथों पे किस करते हुए उनसे कहता है मास्टर प्लीज मेरे टैलेंट को इम्प्रूव करने दीजिए और अपने बैग को मेरे हाथों से रब करने दीजिए। और ये सुनने के बाद वो तो बहुत
बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और चू से कहती है तुम गद्दार डिसाइपल कहीं के। लेकिन तभी उनको कुछ फील होता है और फिर वो अपने मन में कहती है लगता है कि कोई बाहर आया हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आउटर कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि टियानजिंग पीक का मास्टर होता है जिनका नाम होता है टियानजिंग। वो कहते हैं सिस्टर डायमिंग क्या आपने अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम चुकी मास्टर को देखते हैं जिनके साथ तो अभी जोरों शोरों से गपागप हो रहा होता है। हम देखते हैं जो चुकी मास्टर होती है वो टियानजिंग से कहती है मुझे माफ कर देना ब्रदर टियानजिंग, मेरे कल्टीवेशन के दौरान मुझे कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मैं आज तुमसे बाहर मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है बाबा होस्ट तो सच में एक इविल बंदा है। होस्ट ने डुअल कल्टीवेशन के दौरान अपने मास्टर के साथ फिर से इंगेज्ड हो गए हैं जिसकी वजह से रिवॉर्ड मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया है और होस्ट को मिलता है मिथिकल आर्मामेंट ब्लू ब्लड स्वॉर्ड। और ये देखने के बाद जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम टियानजिंग को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर मेरे पास 7th क्लास का हीलिंग पिल भी है जो कि डैंडियन पिक्स के फेंग टियांग जूनियर और मैंने बनाया है, इससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। लेकिन हम चूंकि मास्टर को देखते हैं जो कि अभी पूरी तरह से दर्द से तड़प रही होती है। वो अपने ब्रदर से कहती है नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है। और ये सुनने के बाद जो टियानजिंग होता है वो कहता है अच्छा फिर ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपके डिसाइपल चूसियो और झैंगमिंग फ्रॉम टियानजियांग पीक दोनों ने फिर से एक दूसरे को लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज किया है। मैंने सुना है कि आपका डिसाइपल बहुत ही ज्यादा लेजी है और उसके पास बहुत ही ज्यादा लो टैलेंट है। मुझे डर है कि अगर वो हारता है तो यूनसिया पीक का ऑनर हर्ट होगा। और ये सुनने के बाद जो चूंकि मास्टर होती है वो टियानजिंग से कहती है लेकिन मैं उसके अफेयर्स के बीच में नहीं जा सकती, तो इसीलिए जो उसे करना है मैं उसे करने दूंगी। और हम चू को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से अपने मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेट कर रहा होता है। हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो होस्ट का एप्टीट्यूड है वो 617 हो चुका है जो कि हेवनली ग्रेड का है और जो होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड है वो 25 फोल्ड्स इंक्रीज हो गया है। फिर हम टियानजिंग को देखते हैं जो कि अपनी बांसुरी को निकालता है और बजाने लगता है। फिर वो अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर आपके पास जरूर से खुद के कंसिडरेशन होंगे तो इसीलिए मैं आपको ये धुन प्रेजेंट करता हूँ। मतलब टियानजिंग यहाँ पे फ्लूट बजा रहा है और चू अंदर में किसी और चीज को ही। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे चू ने अपने मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेट कर लिया होता है और उसकी जो मास्टर होती है वो अभी भी उसको बोल रही होती है तुम गद्दार डिसाइबल कहीं के। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहती है मैं ब्रदर टियानजिंग के साथ बातें करते करते डुअल कल्टीवेट कर रही थी। फिर जो चू होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर टियानजिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लूट बजा लेता है, मुझे तो अब वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। और ये सुनने के बाद जो चू की मास्टर होती है वो चू से कहती है तुम बाहर में जाओ। हम देखते हैं फिर जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा एक इविल से स्माइल करते हुए अपनी मास्टर से कहता है मास्टर अभी अभी हमारे इंटीमेसी देखने के बाद आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे अगर मैं आपका थोड़ा सा रिसोर्सेस ले लेता हो तो, क्यों मैंने सही कहा ना। और तभी हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है वाह होस्ट आप तो बहुत ही ज्यादा डेविलिश हो, आपने अभी अभी एक चीज को लिया है और आप अब दूसरी चीज को भी मांग रहे हो। जो कि मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी बातें सुनने के बाद उसको तो कुछ भी नहीं कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चू की मास्टर के रेसिडेंस के इनर चैम्बर को देखते हैं। हम देखते हैं जो चू की मास्टर होती है वो चू को अपने रिसोर्सेस ला के दे देती है जिसे देखने के बाद जो चू होता है वो अपनी मास्टर से कहता है सभी तो 4th लेवल और 5th लेवल के ही इलेक्जार है वो भी इतना ज्यादा कम। और ये सुनने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो उससे कहती है मैं अभी के लिए तुम्हें यही सब दे सकती हूँ जब तक कि तुम मुझे अनसील नहीं करते हो। अगर तुम मुझे अनसील करते हो तो मैं अपने ट्रेजर्स को बाहर निकाल पाऊंगी अपने स्टोरेज रिंग से। और ये बात जैसे ही चू सुनता है वो तो सभी रिसोर्सेस को लेके वहां से जाने लगता है और फिर वो अपने मास्टर से कहता है और ये भूल जाइए इसे, इसमें 4000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी है जो कि इन सभी से बेहतर है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर इन सभी अच्छी चीजों के लिए। तो फिर ठीक है हम बाद में मिलते हैं मास्टर। चूंकि वहां से जाने के बाद जो उसकी मास्टर होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए अपने मन में कहती है लगता है मुझे होली मास्टर के पास जाना चाहिए, शायद उनके पास पोटेंशियल हो इस सील को हटाने की। लेकिन तभी फिर से वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, अगर सील नहीं हटा और उस गद्दार डिसिपल को पता चल गया और उसको थ्रेटन फील हुआ फिर तो वो बहुत ही ज्यादा आगे चला जाएगा। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हुए अपने पंच से नीचे जमीन में मारती है और अपने मन में कहती है तो मुझे सच में पूरी लाइफ एक मोटल की तरह ही जीना होगा और बुढ़ी होने की वजह से मैं एक दिन मर जाऊंगी। नहीं 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 ये कोई लाइफ नहीं है जो कि मैं क्यूआई मिंग डाई चाहती है। फिर हम देखते हैं वो अपने खरबूजे में से अपने फॉक्स जैसे मार्क्स को निकालती है और फिर वो अपने मन में कहती है फॉर्चुनेटली जब वो गद्दार डिसाइपल मुझे अनसील किया था तो मैंने सीक्रेटली इस चीज को बाहर निकाल लिया था और इस ट्रेजर को जल्दी से हाइड कर लिया था। मैं अभी के लिए तो अपने कल्टीवेशन को रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं इस मार्क्स को लगाती हूँ तो मेरा जो कल्टीवेशन हो रहा है वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। जब तक कि मैं किसी भी पीपल के साथ कांटेक्ट नहीं करूंगी तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से सील्ड हो चुका
चुका है। इस तरह से मैं एनिमी के हाथों मार ही नहीं जाऊंगी। अगर हम इस मार्क्स के बारे में बात करें तो ये मार्क्स मुझे तब मिला था जब हम लोगों ने डीमन चू को हंट किया था, तो मुझे ये मार्क्स वहीं से मिला था। इतनी ज्यादा अफसोस की बात है कि वो ओल्ड डीमन चू 100 सालों से भी कम कल्टीवेट किया था, लेकिन फिर भी वो प्रीमोडियल सेज बन गया था। अगर वो सही रास्ते पे चल रहा होता तो उसका अंत आज इस तरह से नहीं हुआ होता। छोड़ो इस बात को, ये बात तो अब बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मुझे अभी भी कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने आप को फ्री करने की उस गद्दार डिसाइपल से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। नहीं तो मुझे उसके कंट्रोल में अपनी पूरी लाइफ तक रहना होगा। फिर हम अगले सीन में चू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अचानक से खुश होते हुए कहता है, मास्टर ने फाइनली ब्रोंज फॉक्स मार्क्स को लगा लिया है। मेरा जो हार्ड वर्क था वो इतना भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ है। फिर वो अपने मास्टर को उस ब्रोंज फॉक्स मार्क्स के साथ इमेजिन करने लगता है और बहुत ही ज्यादा ठड़की भरी स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि उन्होंने वो मार्क्स लगा लिया, नहीं तो मैं कैसे ताइसो होली लैंड में खुद को डेवलप कर पाता, वो भी पीसफुली। मेरी प्यारी मास्टर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो अपने पास से एक ब्लेड को निकाल लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है, असुरा ब्लड स्वॉर्ड मुझे सिस्टम के द्वारा रिवार्ड में मिला है, जो कि टॉप ग्रेड का तो नहीं है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचा है, तो इसीलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो एक जगह पे बैठ के अपने स्वॉर्ड कंप्रेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका जो सोल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वो स्वॉर्ड पे खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने फाइनली स्वॉर्ड रिलम के मेटाफिजिकल लेयर में एंटर कर लिया है। अब आप अपने स्वॉर्ड इंटेंट को सर्च करने के लिए बाहर जा सकते हैं। और ये बात जैसे ही चू सुनता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आसमान की ओर जाने लगते हैं। हम देखते हो पहले तो 100 मीटर जाता है, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर 2000 मीटर तक चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही जाता है। और जब वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है 9999 मीटर तक, तब उसका जो आंखें है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है। और हम फिर देखते हैं आसमान से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लाइट निकलने लगता है, जिसको देखने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है, यही है सेलेस्टियल एम्बॉडीमेंट स्वॉर्ड इंटेंट का। हम देखते हैं वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट जल्दी जल्दी लेने लगता है और हम फिर देखते हैं वो अपने सिर के अंदर से एक बीम को निकालता है और सामने की तरफ जो रेड ओरा होता है उसके अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं एक रेड बीम तेजी से आके उसके सिर में आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा रेड ओरा छा जाता है। और फिर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली स्वॉर्ड इंटेंट को अवेकन कर लिया है। आपको ओरिजिनल 5 मेजर स्वॉर्ड इंटेंट में से एक स्वॉर्ड इंटेंट मिला है जिसका नाम है हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट। इस स्वॉर्ड इंटेंट का एट्रीब्यूट विंड है। फिर जब चू उसको पढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड, नॉट बैड नॉट बैड, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये तो मेरे साथ मैच कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो जल्दी से वहाँ से वापस जाते हुए कहता है, मुझे जल्दी से अपने रेसिडेंस केव के अंदर जाना चाहिए और सिस्टम को यूज करते हुए इस स्वॉर्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करना चाहिए। अगर मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ स्वॉर्ड इंटेंट को, फिर तो मैं लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर सिर्फ एक ही अटैक में जीत सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताइसो होली लैंड के ताइसो पीक का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, अभी अभी होली लैंड में किसी ने स्वॉर्ड इंटेंट के लिए सर्च किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है ये ताइसो होली लैंड की होली मास्टर है जिसका नाम ताइसो जी है। फिर हम देखते हैं जो होली मास्टर होती है वो चूंकि स्वॉर्ड इंटेंट को जैसे ही देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो हैरानी से कहती है कि उस पर्सन ने एक्चुअली में 9999 मीटर तक रीच कर लिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पिछले 30,000 सालों में सिर्फ क्वासी एम्परर स्वॉर्ड गॉड ही थे जो कि एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के साथ इतने ज्यादा रियलम तक पहुंच पाए थे। नहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ताइसो होली लैंड में कोई स्वॉर्ड गॉड जैसा बंदा अपेयर हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम स्काई पनिशमेंट पीक लाइफ एंड डेथ एरिना के सीन देखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस मैच को देखने के लिए आए हुए होते हैं। हम जियांग मिंग को देखते हैं और वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि होता है स्काई स्वॉर्ड पीक का डिसाइपल और वो ट्रू सक्सेसर होता है और इस बंदे का नाम होता है जियान लिंग यून। फिर हम देखते हैं जो जियांग मिंग होता है वो लिंग यून से कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने सुना है कि आपने रिसेंटली क्लोज डोर कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है और यहाँ तक कि आप पहले ही ब्रेक थ्रू करके डिवाइन स्किल रिलम में भी जा चुके हो, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो। और ये सुनने के बाद जो लिंग यून होता है वो जियांग मिंग से कहता है, ये तो सिर्फ डिवाइन स्किल रिलम ही था, ये कोई बताने वाली चीज नहीं थी। हम लिंग यून को देखते हैं और उसके साइड में एक और लड़की को देखते हैं। हम देखते हैं जो लिंग यून होता है उस लड़की से कहता है, जूनियर सिस्टर शू, मुझे नहीं लगा था कि आप भी यहाँ पे आओगे, मुझे तो लगा था कि आप ऐसे बोरिंग जगह पे आती ही नहीं हो। ये जो लड़की होती है वो टियान दाओ पी की ट्रू सक्सेसर डिसाइपल होती है और इस लड़की का नाम होता है सू टियांग जेंग। जो लड़की होती है ये लिंग यून से कहती है, ये मैटर मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है तो मुझे तो यहाँ पे नेचुरली आना ही था इसको देखने के लिए, और मैं चू को जानती हूँ कि वो कैसा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे मारा
जाए। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिन यून होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार उस कचरे चू के अंदर क्या अच्छा है। जूनियर सिस्टर तो यहाँ तक कि उसकी साइड भी ले रही है। फिर हम देखते हैं जो जियांग मिंग होता है वो सीनियर सिस्टर सू की बातें सुनने के बाद उससे कहता है, सीनियर सिस्टर सू आप किसी ऐसे को नहीं बचा सकती जो कि अपने मौत को ढूंढते हुए खुद ही आता है। हम देखते हैं जो उसका चमचा होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है, वो अपने कचरे स्किल्स के साथ हमारे सीनियर ब्रदर जैंग मिंग को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से थक गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसिया पीक के लोग कैसे इस तरह के एक कचरे को अपना सीनियर ब्रदर बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, आखिरकार वो यहाँ पे अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या वो सच में डर गया है। उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहती है, दूसरे लोगों के बारे में बातें करना, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए, क्या यही तुम्हारे पिक मास्टर ने तुम्हें सिखाया है। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है वो यूनसिया पिक की 5th सीनियर सिस्टर है जिसका नाम टाओ याओ है। हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो कि उस लड़की को वहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो यूनसिया पिक की 5th सीनियर सिस्टर टाओ याओ है, ये तो सच में यहाँ पे बैटल देखने के लिए आई है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उसको देखने के बाद एकदम पागल ही हो जाते हैं। वो उसके प्यार में एकदम चेयर उसको करने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर टाओ याओ तुम महान हो। फिर तभी हम आसमान में किसी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए आ रहा होता है और सभी लोग उसको देखने के बाद कहते हैं कि ये तो चू है। और हम फिर देखते हैं जो चू होता है वो फाइनली यहाँ पे आ गया होता है। जो टाओ याओ होती है वो भागते हुए चू के पास जाने लगती है और उससे कहती है सीनियर ब्रदर चू। और उसको वहाँ पे देखने के बाद जो चू होता है वो उससे कहता है, जूनियर सिस्टर टाओ याओ तुम भी यहाँ पे आई हो। हम देखते जो टाओ याओ होती है वो चू से कहती है, सीनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर के यहाँ होते हुए मैं यहाँ पे किसी को भी, यहाँ तक कि आपके एक सिंगल बाल को भी हार्म होने दूंगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो उसके सर के ऊपर अपने हाथ से सहलाते हुए उसको कहता है, तुम फिक्र मत करो, सभी चीजें मेरे अंडर कंट्रोल में है तो इसलिए मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होऊंगा। फिर हम देखते हैं जो टाओ याओ होती है वो चू से कहती है, आज से 20 दिन पहले आपकी ये जूनियर सिस्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन में गई थी जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर आप हर्ट हो गए। जब मुझे ये पता चला तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ था। फिर जो चू होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम इन सभी चीजों के लिए खुद को ब्लेम मत करो। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो पीछे मुड़ते हुए उस लड़की को देखने लगता है जिसकी वजह से ये सभी चीजें हुई थी। वो उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, तो क्या ये वही गॉडेस है जो कि ये बंदा सीक्रेटली उससे प्यार करता था। जो लड़की है वो तो दिखने में इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इस लड़के का जो कल्टीवेशन है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखते हैं जो लड़की होती है वो चू को देखने के बाद अपने मन में कहती है, आखिरकार मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है चू को देखने के बाद जैसे कि वो कोई पूरा ही डिफरेंट पर्सन हो। फिर हम जियांगमिंग को देखते हैं जो कि लिंगयुन से कहता है, सीनियर ब्रदर यहाँ पे टाओ याओ भी है, क्या मुझे अभी भी उसको मारने के इरादे से जाना चाहिए। और जियांगमिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिंगयुन होता है वो कहता है, ये एक लाइफ एंड डेथ एरिना है तो क्या होगा अगर तुम उसको मार भी देते हो तो वो टाओ याओ थोड़ी ना अपने एक ही हाथ से पूरी स्काई को कवर कर देगी। तो इसीलिए जाओ तुम और उसको एक कुत्ते की मौत मारो। और ये सुनने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर आप ये सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए। फिर हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो चू से कहता है, चू जबकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर चलो अब जल्दी से हम इस लाइफ एंड डेथ एरिना बैटल को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे साथ डील करने के बाद वापस जाके क्लोज डोर कल्टीवेशन भी करना है। जो होता है वो कहता है, तुम अपने मुंह का गटर बंद करो तो फिर चलो मैं इसे क्लियर बना देता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों को वहाँ से कहने लगता है, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लाइफ एंड डेथ बैटल को देखने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा अगर हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड नहीं करते हो। तो मेरे पास इस बोतल में 7th ग्रेड के टियान स्वान पील है और ये सभी के सभी 6 पील्स हाईएस्ट ग्रेड के हैं। तो फिर कैसा रहेगा अगर हम सभी लोग यहाँ पे बेट लगाते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। और ये सभी चीजें कहने के बाद जो चू होता है वो एक बहुत ही ज्यादा डेविल से स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं जो सिस्टम है वो भी उससे कहने लगता है, होस्ट तो बिल्कुल ही मास्टरफुली खेल रहे हैं, होस्ट तो एक लैम्प के कपड़े में छुपा हुआ टाइगर निकला, तो इसलिए आपको रिवार्ड में 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। जो कि ये सही बातें सुनने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा इसने, इसके पास लेजेंडरी 7 ग्रेड का पिल टियान स्वान पिल है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पिल को लेने की वजह से जो डिवाइन पावर्स की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और यहाँ तक कि डिवाइन ब्रिज रिलम में जाने की एक चांस भी बढ़ जाता है और यहाँ तक कि सेंट रिलम से नीचे वाले लोगों को सीधा ब्रेक थ्रू मिल जाता है। फिर जो लिंगिंग होता है वो चू से कहता है, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम ये सट्टाबाजी कैसे करोगे। और फिर वो अपने मन में कहता है, मैं हाल ही में ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ब्रिज रिलम में गया हूँ कुछ दिन पहले ही, इस पिल की तलाश में बहुत ही ज्यादा लगा हुआ था। आखिर किसको ही पता था कि इस चू के पास जो कि बहुत ही ज्यादा कचरा है उसके हाथों में इतना बड़ा ट्रेजर होगा। फिर हम देखते हैं जो टाओ याओ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, चू से कहती है, लेकिन सीनियर ब्रदर अगर मास्टर को इसके बारे में पता चलता है कि
कि आपने इतना बड़ा सट्टाबाजी खेला है तो वो जरूर से ही आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। जो चू होता है वो एक स्माइल करते हुए सभी लोगों से कहता है सभी लोगों को 6-7 ग्रेड की टॉप क्वालिटी टियान पिल्स की वैल्यू के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी की बात है क्योंकि आज टियान पीक के एल्डर भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि एल्डर आप प्लीज यहाँ पे सभी जूनियर्स को इसके वैल्यू के बारे में बताएंगे। ये सुनने के बाद जो टियान पीक का एल्डर होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए सभी लोगों से कहने लगते हैं तो जो इस पिल का वैल्यू है वो आराम से ऑक्शन में 1 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन में बिक जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 6 पिल्स है तो इसीलिए ये आराम से 6 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन के बराबर है। ये सुनने के बाद जो लिंगिंग होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैं ऐसा क्या सट्टे में लगा सकता हूँ जो कि 6 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन के बराबर हो। जो चू होता है वो सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांत हो जाइए, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। क्या हो गया, अगर एक पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप सभी लोग मिलके तो इसको अफोर्ड कर ही सकते हो। मैच के बाद सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो मुझे बताओ कि ये कैसा रहेगा। और चूंकि ये सभी बातें सुनने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ये तो बिल्कुल सही रहेगा, हम सभी लोग मिलके इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा वाला भी बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग भाग भाग के आते हैं और अपना अपना सट्टा लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं अपना सट्टा लगाता हूँ, फिर दूसरा बंदा कहता है मैं भी अपना सट्टा लगाता हूँ, फिर तीसरा बंदा कहता है मैं भी अपना सट्टा लगाता हूँ कि ब्रदर चू हार जाएंगे। हम सभी भी अपना सट्टा लगाते हैं क्योंकि हम सभी लोगों को भी पता है कि चू हारने वाला है। और उन सभी लोगों को इतने ज्यादा जल्दी जल्दी सट्टा लगाते हुए देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सभी लोग अपना टाइम लीजिए और आराम से सट्टा लगाइए। फिर जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है हा, जैसा कि मैंने सोचा था सभी लोग मेरे अगेंस्ट में ही सट्टा लगा रहे हैं, मेरा तो जल्दी ही लॉटरी लगने वाला है। और हम फिर एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहते हैं ये सभी चीजें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं। हम देखते हैं जो चू होता है वो सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, जो इसका सट्टाबाजी है वो ऑन रहेगा और इसका जो रेफरी रहेगा वो टियान पीक का एल्डर होंगे, जिसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होगा चीटिंग करने की। और हम एल्डर को देखते हैं जिनको कोई भी एतराज नहीं होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चू होता है वो जंप करते हुए एरिना के अंदर एक हीरोइक एंट्री मारता है। और हम फिर देखते हैं जैंगमिंग को जो कि चू से कहता है तुम गधे चू कहीं के, तुमने फाइनली हिम्मत कर ही लिया एरिना के अंदर आने की। और जैंगमिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो चू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बोल रहे हो कि अभी तुम कहाँ पे खड़े हो, ये कोई नॉर्मल स्टेज नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ एरिना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज तुम आखिरी बार किसी एरिना के अंदर खड़े हो, तुम्हारी एक गलती और जो तुम्हारा सिर होगा वो तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो एरिना के चारों ओर बैरियर लगा देते हैं। फिर सभी लोगों से वो कहते हैं मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो लाइफ एंड डेथ एरिना बैटल है उसको अब शुरू किया जाए। फिर हम देखते हैं लिन यून को जो कि हंसते हुए अपने मन में कहता है कि जो रियल शो है वो तो अब शुरू होने जा रहा है। फिर जैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को रेडी करते हुए एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है मैं अभी पीक ऑफ द 9th लेयर में हूँ चक्रा सी रोटेटिंग रीलम के, और मैं चू जैसे बंदे के साथ फाइट कर रहा हूँ जो कि मुश्किल से 4th लेयर में होगा चक्रा सी रोटेटिंग रीलम के। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे कि एक चींटी को अपने हाथों से कुचलना। फिर हम देखते हैं उसके अटैक रेडी हो जाता है जिसकी वजह से वो जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ का जमीन भी टूट जाता है। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने पैरों से चू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो चू होता है वो झुकते हुए उसके पैरों से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उससे थोड़ा दूर चला जाता है। फिर हंसते हुए जैंगमिंग से कहता है तुम्हारा स्पीड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और ये सुनने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो फिर से अपना अटैक रेडी करने लगता है और फिर चू से कहता है तो फिर तुम्हारा इस मूव के बारे में क्या ख्याल है, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम इस मूव के साथ कैसे डॉज करते हो। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा स्वॉर्ड चू की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड चू को लगने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस स्वॉर्ड से भी डॉज कर लेता है। हम देखते हैं वो अटैक जाके सीधा ग्राउंड पे लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टूट फूट जाता है। फिर हम टाओयो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो कहती है जो हेवन से वो मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर को प्रोटेक्ट करे और उसे सेफ रखे। जैंगमिंग के हर एक मूव तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, उसका हर एक स्ट्राइक वाइटल्स की ओर पॉइंटेड है। चू ज्यादा देर तक डिफेंड करने की वजह से कोई ना कोई मिस्टेक तो कर ही देगा। यहाँ तक कि उसका जो मूवमेंट है वो भले ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट को हरा नहीं पाएगा। जो आउटकम्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, चू जरूर से ही हारेगा। फिर हम एरिना की ओर देखते हैं जहाँ पे हम जैंगमिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो अपने पन से चू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं जो चू होता है वो उस अटैक से भी बच गया होता है और उसके बाद फिर उसको चिढ़ाते हुए उसे कहता है आओ आओ मुझे मारो मुझे मारो। और ये देखने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है ये तो बिल्कुल ही
एक हाथ से निकलने वाले ईल की तरह है। मैं इस तरह से फाइटिंग करते नहीं रह सकता। मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। और हम फिर देखते वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फिर से चू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड के ऑरा से चारों तरफ घेर देता है, जिसे देखने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को यूज कर रहा है ताकि मैं डॉज करने के लिए कहीं पे जा ना सकूं। चलो फिर ये तो मेरे लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब मैं आराम से अपने न्यू वेपन को अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा। और हम फिर देखते जो चू होता है वो अपने न्यू वेपन को निकाल लेता है। फिर हम देखते जो चू होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऑरा स्वॉर्ड को काट देता है और कहता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। फिर हम देखते जो चू होता है वो उसके ऑरा से बाहर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो कहता है कचरे के पीस कहीं के तुमने फाइनली मुझे एक ओपनिंग दे दिया है। और हम फिर देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। हम देखते वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम कचरे के पीस अब तुम मर जाओ। लेकिन हम चू को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है इससे जरूर से ये फील हुआ होगा क्योंकि मेरे पास एंशिएंट बॉडी है। हालांकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जब बात क्लोज कॉम्बैट में आ जाए तो मैं अपने सेम रिलम वालों के साथ इनविंसिबल हूँ। और फिर हम देखते हैं जो चू होते हैं वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जैंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधा जाके जैंगमिंग को लग जाता है। और हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो हार जाता है, जिसे देखने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम लिंगयुंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैंगमिंग कैसे हार सकता है। हम देखते हैं सभी लोग बस यही बातें कर रहा होता है कि आखिरकार कैसे जैंगमिंग उस चू से हार सकते हैं। हम देखते हैं जो एरिना का प्रोटेक्शन होता है वो भी हट जाता है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो की बातें करते हुए कहते हैं आखिरकार कैसे फोर्थ लेयर के सीएफ कॉन्सिनेंस रिलम वाला बंदा जैसे चू है बिग सी ऑफ कॉन्सिनेंस रिलम वाले बंदे को कैसे मार सकता है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इससे 20 दिन पहले चू का कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था, आखिरकार आज क्या क्या हो रहा है। फिर मिलर को देखते हैं जो कि एरिना में जाने के बाद अनाउंस करते हुए कहते हैं मैं अनाउंस करता हूँ कि जो लाइफ एंड डेथ एरिना का बैटल है वो चू सीयू जीत जाता है। और हम फिर देखते हैं जो सारे के सारे ट्रेजर्स होते हैं वो अब चू का हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी रोते हुए कहते हैं अरे नहीं मेरा 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। फिर दूसरा बंदा कहता है मैं अपना एक मिथिक आर्मामेंट हार गया। फिर तीसरा वाला बंदा कहता है अरे नहीं मुझे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है, आज से बाद में कभी भी सट्टाबाजी नहीं करूंगा। लेकिन तभी हम चू को देखते हैं जिसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और हम फिर देखते हैं वो अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो टाओयाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भागते हुए चू के पास जाती है और उससे पूछती है ब्रदर आखिरकार आप कैसे हो। ये सुनने के बाद चू होता है वो उससे कहता है सिस्टर प्लीज मुझे डायरेक्ट डिसाइपल की जगह पर लेके जाओ। और ये सुनने के बाद जो टाओयाओ होती है वो कहती है ठीक है सीनियर ब्रदर मैं आपको लेके जाती हूँ। फिर हम देखते जो चू होता है वो एक इविल से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मैं बेवकूफ होने का एक्टिंग कर रहा था सभी लोगों के सामने, तो इसलिए मुझे अभी भी ऐसा ही एक्टिंग करता रहना होगा और कोई भी कमी नहीं छोड़नी होगी अपनी एक्टिंग में। सॉरी मेरे जूनियर ब्रदर और उनकी सिस्टर्स, आप सभी लोगों के ट्रेजर्स पिल्स और सारे के सारे वेपन्स और सारे के सारे स्पेशल स्टोन्स अब मेरे हुए। फिर हम देखते जो टाओयाओ होती है वो चू को वहां से ले जाने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लिंगयुंग होता है वो अपने मन में कहता है चू सीयू तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, तुम फिक्र मत करो, भले ही तुम आज जीत चुके हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पोक करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं जो लिंगयुंग होता है वो एक बंदे से कहता है चेंगलिंग फेई अब तुम अगले हो। और ये सुनने के बाद जो चेंगलिंग फेई होता है वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो चेंगलिंग फेई होता है वो चू के पास जाता है और उसे कहता है रुको चू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे से फाइट करने की। और ये सुनने के बाद जो टाओयाओ होती है वो उस बंदे से कहती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ब्रदर चू बहुत ही ज्यादा जख्मी है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि ब्रदर चू अभी तुमसे फाइट करेंगे। फिर हम देखते हो जो लिंगयुंग होता है वो टाओयाओ से कहता है सिस्टर टाओयाओ तुम अपने लाइन को क्रॉस कर रही हो, जब कोई लाइफ एंड डेथ एरिना के पास आता है तो वो चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि उसने एक ही सिंगल मैच से बहुत सारे रिसोर्सेज को ले लिया है, जरूर से ही तब वो बहुत ही ज्यादा लकी रहा होगा। मुझे यकीन है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अब सभी लोगों को भरोसा हो गया है तो क्यों ना हम चू सीयू और चेंगलिंग फेई के बीच में फाइट कराए एक और बार। जो बैठे वो अगली बार की तरह ही बिल्कुल सेम रहेगा। अगर चू सीयू फिर से जीतता है तो हम सभी लोग इसे दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये चू सीयू और बाकी सभी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। फिर वो चू से कहता है क्या तुम में हिम्मत है इस बेट को एक्सेप्ट करने की। यूनसिया पिग का सीनियर ब्रदर कहीं यहाँ से डर के भाग तो नहीं जाएगा ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने
के बाद जो चूहा होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये फिर से मुझे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बकवास करने लगा। तो जो हमारा ये एपिसोड होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।